नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 1300 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था। अगर आपने नहीं लगाया तो लगा सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज हम 301 से 350 यानी आज भी 50 प्रश्न के ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे। प्रश्न आपके सामने हैं, तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किसका है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। एक एक प्रश्न को मैंने खुद से यहाँ पे टाइप करके आप सबके लिए लेकर आई हूँ। बताइएगा मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ही नहीं करते, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आते हैं कि नहीं? अगर ऐसे करेंगे तो फिर मेरा भी मन नहीं करता फिर आगे इस तरह से PYQ के ऊपर वीडियो लेक्चर लेकर आने का, क्योंकि इसमें मेहनत तो बहुत है, एक एक प्रश्न बनाना फिर उसको टाइप करना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये किसका कथन है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर आज के प्रश्न कथन के ऊपर हैं, तो कथन के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर बना दिए। 14 वीडियो लेक्चर बनाए कथन के ऊपर, किसने किसको क्या कहा, ये सारे कथन पंक्तियों वाले। अगर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है, ये कथन किसका है? ये इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये कथन किसका है? तो ये कथन है, विकल्प को खुद से पढ़ के उसका उत्तर बताइए, मैं विकल्प को नहीं पढ़ूंगी। तो सुमित्रानंदन पंत जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना, खुजराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है, ये किसने कहा? तो ये कथन है किसका है? ये कथन बच्चन सिंह का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? बहुत पूछे जाते हैं आलोचना पत्रिका एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने ले लिया इसको। अब इसको बताइए, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता ही होगा। तो अरुण कमल आलोचना पत्रिका के संपादक हैं, और ये आलोचना पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपोलो का रथ किस विधा की रचना है? अपोलो का रथ किस विधा की रचना है? तो इस तरह के प्रश्न भी अब बहुत पूछे जाते हैं, रचना दे के पूछा जाएगा किस विधा से है। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर है, अपोलो का रथ एक यात्रा वृत्तांत है। हाँ, यात्रा वृत्तांत है। किसकी है ये भी आपको पता होना चाहिए। अपोलो का रथ ये श्रीकांत वर्मा की ये यात्रा वृत्तांत है। कब की है? 1975 की। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शिवदान सिंह चौहान की कौन सी आलोचना कृति नहीं है? अब बताना है शिवदान सिंह की आलोचना कृति, ये 4 विकल्प में से कोई एक मैंने शिवदान सिंह आलोचना की कृति नहीं डाली है, तो आपने वही छाट के बताना है शिवदान सिंह चौहान की कृति कौन सी नहीं है आलोचना कृति। तो वो है नई समीक्षा। नई समीक्षा शिवदान सिंह चौहान की नहीं है, ये है अमृत राय की, जो 1943 की है। शिवदान सिंह चौहान की ये जो रचना है, बाकी 3 इनके आपको प्रकाशन सन भी पता होने चाहिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम में आलोचना कृतियाँ दे दी जाती हैं, उनको अनुक्रम में लगाना होता है। तो प्रगतिवाद कब की है? ये है 1964 की, और नई समीक्षा बता ही दिया मैंने आपको, 1943 की है। आलोचना के मान कब की है? 1958 की है। और साहित्य की परख है 1946 की। जितनी भी आलोचना कृतियाँ हैं उनके आपको सन पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आलोचना कृतियों के अनुक्रम पे प्रश्न बनते हैं, 2-3 प्रश्न बनते हैं। तो जो महत्वपूर्ण आलोचनाकार हैं उनके ही जो आलोचना कृतियाँ हैं उनको आप याद कर लीजिए,
वही रिपीट होती हैं। एक आध दो हो जाता है, कई बार दूसरे अदर इम्पोर्टेंट के डाल देते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन हमने ज़्यादातर महत्वपूर्ण कवियों की सारी गद्य विधाएँ याद करनी है, वही पूछी जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। राम की शक्ति पूजा निराला की कालजयी कृति किसकी आलोचना कृति है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। राम की शक्ति पूजा निराला की कालजयी कृति किसकी आलोचना कृति है? तो ये किसकी है? ये है डॉक्टर नागेंद्र जी की है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये कथन किसका है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, तो ये है, उम्मीद है पता होगा सबको इसका आंसर, पंत जी का है ये। अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियाँ का प्रकाशन सन क्या है? जीप पर सवार इल्लियाँ का प्रकाशन सन किसकी है? ये जीप पर सवार इल्लियाँ, ये तो आपको पता ही होगा, शरद जोशी की है। ये भी पता होना चाहिए किस विधा की है ये रचना, जीप पर सवार इल्लियाँ, तो ये एक निबंध है। और मैंने प्रश्न क्या पूछा है? प्रकाशन सन, तो प्रकाशन सन बताना है आपने। ये 4 विकल्प दे रखे हैं मैंने, सन, इनमें से सही सन छांट के बताइए। जीप पर सवार इल्लियाँ 1971 की है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपने अपने कुरुक्षेत्र किस विधा की रचना है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अपने अपने कुरुक्षेत्र किस विधा की रचना है? ये एक कहानी संग्रह है, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। और कब की है ये अपने अपने कुरुक्षेत्र? तो ये 2001 की है, ये अपने याद रखना है। और किसकी है ये अपने अपने कुरुक्षेत्र? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है कृष्णा अग्निहोत्री की है ये कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है, दुपहिए के फूल किस कवि की रचना है? किसकी है ये रचना? तो ये है दुपहिए के फूल है दिनेश नंदिनी डालमिया की। हाँ, इनकी है ये रचना दुपहिए के फूल। ये एक गद्य काव्य है, हिंदी का गद्य काव्य है, जो 1942 की है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने सही हुए हैं आपके आज के वीडियो लेक्चर में प्रश्न। इनमें से कौन सा जनेंद्र कुमार का उपन्यास नहीं है? अब इसमें से जनेंद्र कुमार का उपन्यास छांट के बताना है जो नहीं है। नहीं है पूछा मैंने, नहीं, कौन सा नहीं है? उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जनेंद्र कुमार का जो उपन्यास नहीं है वो है सन्यासी, क्योंकि ये तो जनेंद्र कुमार का नहीं है, ये इलाचंद्र जोशी का है। हाँ, इलाचंद्र जोशी का है, जो 1940 की है ये उपन्यास। त्यागपत्र है जनेंद्र कुमार का, व्यतीत भी जनेंद्र कुमार का है, द शार्क भी जनेंद्र कुमार का है। और इनका प्रकाशन सन भी पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में अनुक्रम में पूछे जाते हैं। त्यागपत्र कब की है? ये 1937 की है। और व्यतीत कब की है? 1953 की है। और द शार्क ये है कब की है? 1985 की। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कटरा बियार्जू किस विधा की रचना है? ज़्यादातर मैंने आज इस तरह के प्रश्न पूछे और पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के पूछे जाते हैं प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कटरा बियार्जू किस विधा की रचना है? तो ये एक उपन्यास है। किसकी है ये? राही मासूम रजा की। कब की है ये? 1978 की। ये सब पता होना चाहिए आपको, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा गया कटरा बियार्जू। अगला प्रश्न है, लाल टीन की छत किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है लाल टीन की छत? तो ये है किसकी है ये है निर्मल वर्मा की।
लालटेन की छत किस विधा की रचना है, ये भी पता होना चाहिए। किस विधा की है ये, जल्दी बताइए किस विधा की है। तो ये है एक उपन्यास। और कब की है ये लालटेन की छत, तो ये है 1974 की, ये भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नदी प्यासी थी किसकी रचना है, नदी प्यासी थी। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। ये किसकी है, ये नदी प्यासी थी, तो ये है धर्मवीर भारती की। कब की है ये नदी प्यासी थी, इसका प्रकाशन सन क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एडवांस क्वेश्चन है आप सबके लिए, एडवांस प्रश्न, इसका आपने प्रकाशन सन बताना है मुझे। और ये किस विधा की रचना है, ये बताइए किस विधा की रचना है। नदी प्यासी थी, ये एक एकांकी है धर्मवीर भारती की, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, ये कथन किसका है। अब ये कथन बताना है आपने, किसका है बताइए, ये कथन किसका है, फटाफट बताइए। तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। देखिए यहाँ पे कितने कन्फ्यूज़न वाले दिए हैं, जिसमें से अगर आपको पता होगा तभी आप इसका सही उत्तर छाट पाएंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कुलपति मिश्र की रचना नहीं है। मैंने हर कालखंड से मैंने प्रश्न उठाए हैं, कोई कालखंड नहीं छोड़ा, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल और गद्य विधाएँ, रचनाएँ, रेखा चित्र, संस्मरण, हर जगह से प्रश्न मैंने लिए हैं आज। तो अब ये रीतिकाल का प्रश्न है, बताइए कुलपति मिश्र की रचना नहीं है, बताना है कौन सी नहीं है। तो कुलपति मिश्र की जो रचना नहीं है वो है रस विलास। रस विलास कुलपति मिश्र की रचना नहीं है। बाकी संग्राम सार, रस रहस्य, नक्सिक, ये कुलपति मिश्र की रचना है, रस विलास नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने चिंतामणि की ली हुई थी। तो रस विलास चिंतामणि की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के काव्यांग निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए जब नहीं वाले प्रश्न आते ना, आंख बड़ी कर करके देखनी है आपने कि नहीं पूछा है, क्या पूछा है। आधे उत्तर तो हमारे प्रश्नों को गलत पढ़ के ही हो जाते हैं। तो पूछा है काव्यांग निरूपक ग्रंथ इनमें से नहीं है, रीतिकाल का काव्यांग निरूपक ग्रंथ बताना है जो नहीं है। तो जो नहीं है वो है, तो ये है छंदसार। काव्यांग निरूपक ग्रंथ नहीं है क्योंकि ये छंद निरूपक ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस कवि ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया था। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सपने में किसने हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया था, किस कवि ने किया था। तो किस कवि ने किया था, ये किया था विकल्प ए ध्रुवदास जी ने सपने में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया था, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसने कहा। प्रश्न है, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा। यहाँ मैंने 4 नहीं 5 विकल्प दिए हैं, तो अब छांट के बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किसने कहा, किसने नहीं कहा, या कहा ही नहीं। तो तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा था, विकल्प डी लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह, इन दोनों ने ही तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा था। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह बात किसने कही। किसने कही ये बात, फटाफट बताइए इस प्रश्न का उत्तर। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये बात कही आचार्य शुक्ल जी ने, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने किस रचना को राजस्थानी माना।
इस प्रश्न का उत्तर बताइए। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने किस रचना को राजस्थानी माना? तो ये माना था डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने हंसावली को राजस्थानी माना। हंसावली किसकी है? ये भी पता होना चाहिए आपको। असायत की है। कब की है? 1370 की। किस भाषा में लिखी गई है? चौपाई में लिखा गया है ये, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है, जो 1379 की है। मंजन मधुमालती की है, जो 1545 की है। अनुराग बासुरी किसकी है? तो अनुराग बासुरी है नूर मोहम्मद की, जो 1764 की है। पता होना चाहिए आपको ये। अगला प्रश्न है, चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने कहा? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने कहा? तो ये कहा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस रचना को प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान नहीं दिया? आचार्य शुक्ल जी ने किस रचना को नहीं दिया प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान? तो ये नहीं दिया। विकल्प ए सही उत्तर होगा। ईश्वर दास द्वारा कृत रचना सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान नहीं दिया। और ये कब की रचना है? 1501 की है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा जायसी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आचार्य शुक्ल जी ने कहा था। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ज़्यादातर इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं हिंदी विभाग से होने वाले सभी परीक्षाओं में। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र जी नहीं हैं, बाकी ये 3 हैं। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना में नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन न करके एक ही जन्म की घटनाओं का वर्णन किया है? किस रचना में किया है? ये 4 रचनाएं दी गई हैं विकल्प में, तो ये आपने देख के छांट के बताना है सही उत्तर। जल्दी बताइए फटाफट इसका उत्तर। यह आलमकृत, मदवानल, काम, कंदला। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से किस रचना में चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्न में से किस रचना में चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण हुआ है? तो ये हुआ है चित्रावली में। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चित्रावली किसकी है? उस्मान की है, जो 1613 की है। ये पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। सब सूफी कवियों से ऊपर मानते थे, हिंदी भाषा का ज्ञान सबसे ज़्यादा था। किस कवि को ऐसा मानते थे आचार्य शुक्ल जी? तो ये मानते थे 4 विकल्प में से नूर मोहम्मद जी को। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें उपन्यास है, और इसमें से छांट के बताना है कि अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है। तो उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। तो भूले बिसरे चित्र, विकल्प सी अमृतलाल नागर का नहीं है। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, जो 1959 की है। सुहाग के निपुर, मानस का हंस, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। इनका हमें प्रकाशन सन भी पता होना चाहिए। सुहाग के निपुर कब की है?
ये है 1960 की। मानस का हंस 1972 की है। बूंद और समुद्र 1956 की है। ये हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न करते हैं। हिंदी के उस उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये 4 विकल्प दे रखे हैं। किस उपन्यासकार से प्रभावित होकर अहिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी उनकी कृतियों को पढ़ने के लिए? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है देवकी नंदन खत्री। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्व ज्ञान संबंधी रचना कौन सी है? विकल्प में दे रखा है रचना, बताना है हमें तत्व ज्ञान संबंधी रचना कौन सी है। तो वो है अनुराग बासुरी। तत्व ज्ञान संबंधी रचना है। किसकी है ये? नूर मोहम्मद की है। 1764 की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न करते हैं। शुक्ल अनुसार जायसी ने अपने पूर्व में रचित किन प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये 4 विकल्प दे रखे हैं। शुक्ल अनुसार जायसी ने अपने पूर्व में रचित किन प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है? तो सही उत्तर होगा विकल्प डी, मुग्धावती, मृगावती, प्रेमावती, तीनों का किया है। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने माना है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। ये विकल्प हैं, विकल्प को देख के सही उत्तर छांट के बताइए। किस आलोचक ने माना है? तो ये माना है विजयदेव नारायण शाही ने। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 16वीं-17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। किसने माना था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना? किसने माना? तो ये माना है ग्रियर्सन ने। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल के साथ साथ मॉक और डेली अपडेट करती रहती हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जाता है रामानंद जी को। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल के लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रस्तुत कथन किसका है ये आपने बताना है। ये 4 विकल्प में दिए हुए हैं, कवि के नाम बताना है आपने। तो किसका है ये है, ये कथन है बाबू गुलाब राय का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति द्राविण उपजे लाए रामानंद पद किसका है? ये कथन, ये पद किसका है? उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, कबीर जी का पद है ये। अगला प्रश्न है, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, ये कथन किसका है? ये भी देखिए, इस प्रश्न का उत्तर भी सभी को पता होगा। ये ज़्यादातर प्रश्न सुमेलित में पूछे जाते हैं इस तरह के, यूजीसी नेट में, और बाकी हिंदी विभाग से भी पूछे जाते हैं वन लाइनर में ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य शुक्ल जी ने कहा था, ये कथन उनका है। अगला प्रश्न है, अपने पड़ोस से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? तो ये कथन
भी आप सभी को पता होगा, उम्मीद है मुझे। आचार्य शुक्ल जी का है ये कथन। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति थे। कौन त्रिमूर्ति थे? ये 4 विकल्प हैं, देख के बताइए। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति थे। विकल्प बी कबीर, नानक और रैदास जी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, देव विषयक रति का नाम ही भक्ति है, यह कथन किसका है? कथन किसका है ये वाला? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देव विषयक रति का नाम ही भक्ति है, ये कथन है मम्मट का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, शंकराचार्य के बाद किसने भागवत धर्म का पुनरुद्धार किया? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। शंकराचार्य के बाद किसने भागवत धर्म का पुनरुद्धार किया? तो ये किया विकल्प सी रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, दोनों ने किया था भागवत धर्म का पुनरुद्धार शंकराचार्य जी के बाद। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, सम्मिलित करना है संस्थापक को उनके संप्रदायों के साथ। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी से फटाफट सम्मिलित करिए और बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो पहले से ही सम्मिलित दे रखा है, सम्मिलित क्या करना है। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए बी इसका सही उत्तर होगा, पहले से ही मैंने सम्मिलित कर रखा है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, संकादिक संप्रदाय निम्बारकाचार्य का है। तो पहले से ही सम्मिलित हो रखा है, आपने बस विकल्प में से छांट के बताना था। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, अपना परिचय देते हुए किस कवि ने स्वीकार किया कि हाय रथ पालकी, गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखिर लगाए लेत लाखन की श्यामा हो? तो ये PYQ का प्रश्न ले लिया है मैंने यहाँ पे। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उम्मीद है कि आप सभी ने PYQ किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप कर लीजिए। चारों विकल्प को ध्यान से इन डेप्थ पढ़िए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, नामदेव द्वारा लिखित सगुण पदों की भाषा क्या थी? क्या है? नामदेव द्वारा लिखित सगुण पदों की भाषा है क्या है? तो वो है ब्रज। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? इस प्रश्न का उत्तर भी सभी को पता होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे श्रीचंद जी। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद दर्शन को मानने वाले आचार्य कौन है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। द्वैतवाद मानने वाले जो आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु। विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।